ओके। नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। डॉक्टर M.R. गोयल जी एंड गीतांजलि जी आज फिर से आए हैं। शस्त्र के बारे में जो बात कर रहे थे उसमें थोड़ा सा मतलब अधूरा काफी रह गया था, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके साथ साथ एक दो क्वेश्चंस और भी है जो मैं पूछूंगी अंकल जी से। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते गीतांजलि जी। जय श्री राम जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम। शस्त्रों वाला तो काफी लोगों को अच्छा लगा। मेरा पहला ये है कि जैसे वो गुरुकुल से जब ये लोग वापस आए थे ना, गुरुकुल से वापस आते बराबर द्रोण ने पूरा वो एक क्या बोलेंगे, शस्त्र प्रदर्शन का एक ये किया था, एक एग्जीबिशन काइंड ऑफ। तो उसके बारे में प्लीज कुछ बोलिए ना। हाँ, उसमें जो वर्णन जितना आता है ना उनका, वो ज्यादा अर्जुन ने ही जो डेमोन्स्ट्रेशन दी वहाँ, उसका ही वर्णन है महाभारत में। और बाकी जो जितने शिष्य थे उनका कुछ भी वर्णन नहीं है, क्योंकि अर्जुन के डेमोन्स्ट्रेट करते करते ही इवनिंग मतलब सनसेट हो गया था। तो सनसेट के बाद तो कोई डेमोन्स्ट्रेशन होनी नहीं थी, तो ज़्यादा अर्जुन ने ही के ही डेमोन्स्ट्रेशन की बात है उसमें। तो अर्जुन ने एक तो 3-4 तरह के अस्त्र चला के दिखाए थे। एक से जैसे बादल पैदा हो जाते थे एक अस्त्र से, एक अस्त्र से जो है पर्वत पैदा हो जाते थे, एक अस्त्र से वायु तेज चलती थी, एक अस्त्र से वो अंतर्धान हो जाते थे, और एक अस्त्र से पृथ्वी में भी घुस जाते थे। इस तरह के 4-5 अस्त्र उसने चलाए थे, डेमोन्स्ट्रेट किए थे। तो उतने में इवनिंग सूर्यास्त होने का टाइम होने वाला था, तो उतने में वो कर्ण आ गया बीच में। उसने एंट्री अपनी जबरदस्ती कर ली उस एरिना में। तो उस पर विवाद शुरू हो गया कि भीम ने कहा कि ये तो सूत पुत्र है, इस इससे जो है ये अर्जुन के द्वारा मारने के योग्य नहीं है। इसलिए जो ये कहता है कि मैं मेरी अर्जुन के साथ मुकाबला करवाओ, डेमोन्स्ट्रेशन करवाओ, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ही इज नॉट फिट टू बी किल्ड बाय अर्जुन। तो उस पर फिर वो दुर्योधन ने उसका काउंटर रिप्लाई किया। उसने काफी कुछ ठीक बातें भी कही दुर्योधन ने, कि जो क्षत्रिय होते हैं उनके ये नहीं देखना चाहिए कि किसका पुत्र है, किस माँ बाप का पुत्र है। उनका जो है ये देखना चाहिए कि उसकी उनकी शूरवीरता किस लेवल की है। तो ऐसी ऐसी बातें। हाँ, उसमें जो पॉइंट भीम का था और जो ड्रॉन ने मना किया उनको, वो मेन पॉइंट तो ये था ना कि ये शक्ति प्रदर्शन, शस्त्र प्रदर्शन जो हो रहा था वो तो द्रोण के शिष्यों का हो रहा था, क्योंकि वो गुरुकुल से लौटे हैं। और वो उन्होंने कहकर करवाया था धृतराष्ट्र ने कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या क्या सीखा द्रोण से। तो अब कर्ण तो उनके शिष्य नहीं थे द्रोण के, अब वो बीच में अगर घुसना चाहते हैं तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ डिसरप्शन, इट वाज एन एक्ट ऑफ डिसरप्शन रादर देन कि इट वाज समथिंग नॉर्मल, राइट? था तो डिसरप्शन वाली बात ही, पर वो जो भीम और दुर्योधन का जो आपस में वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई ना, उसमें टू सम एक्सटेंट दुर्योधन का भी एक पॉइंट ये था कि जो भीम ने कहा कि ये सूत पुत्र है इसलिए इसका कोई अधिकार नहीं है अर्जुन के द्वारा मारे जाने का, तो उसको काउंटर किया दुर्योधन ने। उसने काफी जोरदार शब्दों में काउंटर किया, उसका लोगों ने अप्लॉज भी किया। तो वो करते करते बीच में कुछ काफी वो भी आ जाता है, लोगों ने कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दी कि फिर दुर्योधन कहता है कि मैं कर्ण को अंग का राजा, अंग के राजा का अंगराज्य का राज्य देता हूँ। तो वो जो है वो साफ साफ ही इंटरपोलेशन है, क्योंकि अंगराज्य तो हस्तिनापुर के अंदर था ही नहीं।
वो तो मगध राज्य की सुप्रीमेसी थी अंग राज्य पर। तो दूसरे जो है, जो दुर्योधन था उस टाइम क्राउन प्रिंस भी नहीं था, उसका कोई अधिकार ही नहीं था किसी को अधिकार, किसी राज्य के अधिकार देने का। तो ये बात जो है प्रोबेबली इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि वो अंगराजा का पुत्र एक्चुअली था, तो उसको अंगराज कह के उसने बुलाया होएगा कर्ण ने कि ये तो अंगराज है, अंगराजा का पुत्र है, तुम उसे सूत पुत्र कैसे कहते हो। इस बात को लोगों ने किसी तरह से इंटरप्रेट करके इस तरह से कर लिया कि उसने उसको अंगराज्य का राजा बना दिया। तो बात इतनी सी होएगी कि उसने, क्योंकि तब तो सभी को पता था ना कि जो ये कर्ण है वो अंगराजा का पुत्र है, ये तो सभी लोग जानते थे। तो इसने सूत ने गोद ले लिया था उसको, तो इसलिए सूत पुत्र बन गया था। तो उसने कहा होगा ये तो एक्चुअली अंगराजा का पुत्र है, ये अंगराज है, तो इसको सूत पुत्र मत कहो, ये बात कही होएगी। तो उसको बाद के लोगों ने, जिनको ये बात पता नहीं थी कि वो एक्चुअली अंगराज का पुत्र था, तो उन्होंने सोचा कि इसको अंगराज कैसे कहा, तो इसका मतलब है कि उसने इसको अंगराज्य दे दिया। ऐसे ऐसी कहानी बना दी गई है। उसी तरह से वो उसमें श्लोक ऐड कर दिए गए हैं। अंकल जी एक्चुअली एक और वो चीज अंगराज, पूछनी है आपको। जैसे अर्जुन को धनुष का विद्या था, भीम दुर्योधन गदा थे, तो बाकी बाकी कौन कौन मतलब और कौन से शस्त्रों में मतलब माने जाते थे उस टाइम में? नहीं शस्त्र तो युधिष्ठिर हो बहुत गए और तरह के बाकी थे। के। एक्चुअली जो भारत में अस्त्र बनने शुरू हुए वो दक्ष से शुरू हुए हैं। दक्ष से पहले भी कई सेंचुरीज पहले पृथ्वी राजा था, तो वो हिस्ट्री जो है पूरी तरह से पता नहीं है, पर ये पता है कि पृथ्वी राजा ने सारी भूमि पर एक क्षेत्र राज्य स्थापित किया था, सातों द्वीपों पर। तो इसका मतलब है उसके पास भी कई तरह के अस्त्र शस्त्र होंगे ही। तो उसके बाद जो दक्ष प्रजापति था ना, उसने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की थी। कहा यह जाता है कि दक्ष की 60 पुत्रियां थी। 60 मानव पुत्रियां तो हो नहीं सकती, तो उसकी कुछ तो मानव पुत्रियां थी, पर बाकी जो उसने ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की थी ना, उनको दक्ष की पुत्रियां कहा गया है। और उनमें से वो उसने फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कुछ ऋषियों को दे दी थी, कुछ इसको कश्यप को दे दी थी। तो कश्यप को कुछ तो पुत्रियां भी दी थी, मानव पुत्रियां भी दी थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन दी थी। तो वो जो है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन दो जी थी, एक जया था, इसका नाम एक था सुप्रभा। ये दो ऑर्गेनाइजेशन थी जो जो जिनको के दक्ष की पुत्रियां कहा गया है, पर वो थी उसकी ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जब विश्वामित्र जी ने 100 अस्त्र दिए भगवान राम को, तो वो ये कहा, वशिष्ठ जी ने बताया कि विश्वामित्र के पास ऐसे अस्त्र हैं जो कि उसने कृशाश्व से लिए हैं, और जो कृशाश्व के पुत्र थे। अब अस्त्र तो पुत्र हो नहीं सकते, तो अस्त्र तो पुत्र इसी तरह से हो सकते हैं कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में से डेवलप हुए हों, तो वो उसके उस राजा के पुत्र हो गए। तो वो जब इसको कनेक्ट किया जाता है ना, जो वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन आता है, वशिष्ठ जी जो वर्णन देते हैं, उसको फिर हरिवंश पुराण में जो वर्णन आता है कृशाश्व का और विश्वामित्र का, उससे कनेक्ट किया जाए आपस में दोनों को, तो हिस्ट्री एक्चुअली पता लगती है कि हिस्टोरिकल फैक्ट क्या था। तो वो वशिष्ठ जी ने ये कहा कि जो कृशाश्व के पुत्र थे वो दक्ष की पुत्रियों के भी पुत्र थे। अब अगर हम ये सोचें कि दक्ष की पुत्रियों के पुत्र थे, इसका मतलब दक्ष उनके नाना हुए और कृशाश्व उनका पिता हुआ,
तो इसका मतलब ये हो गया, अगर हम नॉर्मल मीनिंग निकालें तो जो कृशाश्व है वो दक्ष का सानिंदा हो गया। तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि दक्ष प्रजापति तो कृशाश्व से हजारों साल पहले हो चुके थे, क्योंकि दक्ष जो मनु की 15वीं संतान थे, 15 डिसेंडेंट था। दैट मीन्स के कोई मनु से कोई 1000 साल बाद में हुए हैं, 1000 से भी ज्यादा। और वो दक्ष जो थे मनु से भी बहुत पहले हुए थे। तो उनकी पुत्रियों के पुत्र जो हैं वो कृशाश्व के पुत्र इस तरह से तो हो नहीं सकते। पर जो दक्ष प्रजापति ने ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की थी, जिनको कि दक्ष की पुत्रियां कहा गया है, जया सुप्रभा था उनका नाम, तो उनमें जो डेवलप हुए थे वो, और वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो परंपरा से कृशाश्व के अधिकार में आ गई थी। कृशाश्व के जो पिता थे संघताश्व, वो 14वें डिसेंडेंट थे मनु के, तो उनके अधिकार में वो होंगी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अस्त्र डेवलप होते थे। तो वो जो एक्चुअली जो संघताश्व की पुत्री हेमवती थी वो बहुत पॉपुलर थी, तो उसने अपना राज्य जो था हेमवती को दे दिया। और प्रोबेबली जो शस्त्र प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी वो कृशाश्व के अधिकार में आ गई, क्योंकि वो कृशाश्व उनका पुत्र था संघताश्व का। तो वो जो ये थे आदि विश्वामित्र, वो थे मनु की जो पुत्री थी इला, उसके 14वें डिसेंडेंट थे आदि विश्वामित्र। तो इला को प्रतिष्ठानपुर की एक स्टेट मिली थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो तो इक्ष्वाकु को मिली थी। एक स्टेट महाराष्ट्र में है प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर का अधिकार विशिष्ट के कहने से इला को दे दिया गया था, मनु की पुत्री को। तो इला के पुत्र थे पुरुरवा, तो उसने उसको प्रतिष्ठानपुर पुरुरवा को दे दिया। फिर पुरुरवा की संतानों में ऐसे बढ़ता गया। तो पुरुरवा की संतानों में मेन तो एक यजाति हुए। यजाति ने तो फिर सारी पृथ्वी पर ही अधिकार जमा लिया था। उसकी इतनी वो चक्रवर्ती राजा बन गए थे सारी पृथ्वी के। और यजाति ने अपने 5 पुत्रों में वो सारी पृथ्वी डिवाइड कर दी थी। तो उनमें से मेन तो पुरु थे, फिर एक पुरु थे, यदु थे और द्रुह्यु थे, मतलब 5 पुत्र थे उनके। तो पुरु को मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट पुरु को दे दी थी, और बाकियों को पृथ्वी के मतलब जो उत्तरी भारत का पोर्शन था वो पुरु के अधिकार में आ गया था। तो वो ये जो विश्वामित्र थे वो उनकी संतानों में थे, पर पुरु वंश में नहीं थे। वो दूसरे मतलब पुरु के भाई के संतानों में थे। तो उनको विश्वामित्र को छोटा सा राज्य मिला होगा। और जब विश्वामित्र ने देखा कि जो कृशाश्व के पास तो अस्त्र प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो मेरे पास तो एक छोटा सा राज्य है, उसने बार्टर कर लिया होगा उसके साथ कि राज्य तो मेरा ले ले। कृशाश्व को अपना राज्य दे दिया होगा और वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने अधिकार में कर ली। तो विश्वामित्र ने, आदि विश्वामित्र ने फिर परंपरा चलाई, जैसे शंकराचार्य ने परंपरा चलाई है शंकराचार्यों की, उस तरह से विश्वामित्र के जो मेन शिष्य थे वो विश्वामित्र बन गए, फिर उसके मेन शिष्य विश्वामित्र बन गए। इस तरह होते होते जो इनके कंटेम्परेरी थे, दशरथ के कंटेम्परेरी विश्वामित्र, वो भगवान राम के वो बन गए, गुरु बन गए कह लो। तो जो ऑर्गेनाइजेशन हाँ जी, मैं इसमें सिर्फ इतना कह रही थी कि
interesting part that I noticed right in the beginning कि आपने जैसे बोला कि पृथु थे एक राजा, उन्होंने पूरी पृथ्वी को जीता, तो उसी से क्या उसी के नाम पर पृथ्वी पड़ा है। पृथ्वी इसी कारण अर्थ का नाम पृथ्वी उसी के नाम पर पड़ा है। जब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, एक क्वेश्चन मुझे पूछना है, जैसे आपने ये दक्ष के बारे में बोला है, इसी इन्हीं से रिलेटेड, अब दक्ष की बेटी सती भी थी, उसके बाद कितने सालों के बाद फिर दक्ष की बेटी बोलते, वो पार्वती जब आई, पार्वती तब भी दक्ष थे, मतलब तो लाइफ स्पैन क्या बहुत नहीं। महादेव जो सीरियल है ना, उसमें दिखाया है, उसमें दिखाया है कि पार्वती जाती है और शायद काशी गई थी, तो वहां पे उसका दक्ष से मुलाकात होता है। दक्ष वहां पे बैठ के वो उनका वो हेड जो है वो बकरी का हेड लगा दिया था, और नहीं वो जो है ना, ये तो सारी मेरे को लगता है कि वो माइथोलॉजी पार्ट है। दक्षी पुत्री सती थी, तो पार्वती तो बहुत बाद में हुई है उनके, तो वो ये कहना कि पार्वती दक्ष की पुत्री थी, वो तो हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं ना हो सकता। और पार्वती वैसे भी हिमालय की पुत्री कहा गया है पार्वती को, तो जब हिमालय की पुत्री थी तो मिली उनको, ये नहीं कह रही ईशा जी कि उनकी पुत्री थी, वो कह रही है मिली। ये तो ईशा जी इस सारी भी कहानियां तो ना, मतलब जब सीरियल बनाते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा जी अब जो है दक्ष जो पहली वाली पत्नी के पिता हैं, अब जो दूसरी पत्नी आ रही हैं उनका एनकाउंटर करा दिया जाए तो क्या बात हो जाएगी। तो वो कुछ ना कुछ कहानी इस तरह की, मतलब ऐसी कहानी तो पुराण की जो हम पढ़ते हैं उसमें भी कहीं नहीं आता, इतना तो जरूर आता है। मतलब दिस इज एक्चुअली इफ वी थिंक अबाउट इट, शिव जी ने 2 बारी किसी के सिर के ऊपर ट्रांसप्लांटेशन की बात करी है। उसमें पहले दक्ष को उन्होंने बकरी का सिर लगाया था, फिर गणेश जी को उन्होंने हाथी का सिर लगाया। तो ये एक जरूर कॉमन थ्रेड हमें दिखाई देता है कि शिव जी के पास जो है हेड ट्रांसप्लांटेशन की विद्या थी, कि वो दक्ष जैसे उनका सिर काट दिया गया था तो वहां पे उन्होंने बकरे का सिर उनके सिर के ऊपर लगा दिया उनको पुनः जीवन दान देने के लिए। और इसी प्रकार जब गणेश जी का सिर काटा गया तो उन्होंने वहां पे स्पेसिफिकली ये भी आता है कि बालक हाथी का, मतलब कौन सा सिर फिट आएगा, बड़े हाथी का तो मनुष्य के ऊपर फिट नहीं आएगा, तो एक हाथी के बालक का सिर वहां पे लगाया गया। तो दिस काइंड ऑफ, ये सिर्फ एक यूनिक शिव जी ही करते हैं ये काम, और किसी के बारे में ऐसा नहीं सुना कि वो किसी जानवर का सिर मनुष्य के ऊपर लगा देते हैं। तो ये शिव जी के अंदर शायद एक विद्या थी। और शिव जी के बारे में आई डोंट नो पिताजी आपका क्या विचार है, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि जो शिव जी की डिस्क्रिप्शन है कि वो कर्पूर गौरम हैं और कैलाश पे रहते हैं, और कैलाश को I'm just putting it, जो मैंने पढ़ा है या देखा है, नासा की एक वीडियो है जिसमें कहा गया है कि कैलाश प्रोबेबली एक पोर्टल है फ्रॉम अनदर प्लैनेट, जिसके थ्रू शिव जी धरती पे आते जाते हैं। और इसी कारण उनका जो, मतलब बिकॉज ही इज फ्रॉम अनदर प्लैनेट, तो ही लिव्स अकॉर्डिंग टू दैट प्लैनेट्स टाइम, तो धरती पे उनका जो आवागमन है वो मतलब समय समय पे होता रहता है। एंड दैट्स व्हाई कैलाश को माना गया है कि वहां पे किसी मनुष्य को जाना नहीं है, बिकॉज इट्स अ पोर्टल टू अनदर प्लैनेट। ऐसा कुछ लोगों का विचार है। ऐसी एक वीडियो मेरे को किसी ने फॉरवर्ड करी थी तो मैंने देखी थी। इट्स सपोज्ड टू बी अ नासा वीडियो, आई डोंट नो वेदर इट्स नासा और नॉट, बट सम फॉरेन वीडियो वाज देयर अबाउट। नहीं, कुछ लोग अपने अपने जिसको कहते हैं ना साइंस फिक्शन, ऐसी स्टोरीज बना लेते हैं कि जो साइंस अभी तक डेवलप नहीं हुई उसकी इमेजिनेशन करके उस पर स्टोरीज बना लेते हैं, उसको साइंस फिक्शन ही कहेंगे और तो कुछ नहीं हो कह सकते हैं। हाँ जी, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो है ना, क्योंकि जैसे प्रोबेबिलिटी यू कैन से क्योंकि हमें इसका पता नहीं है अभी तक, हमारी साइंस की नॉलेज जो पोर्टल्स वगैरह, टाइम पोर्टल्स वगैरह की जो थ्योरी है वो अभी हाइपोथेसिस टाइप ही है, उसकी कोई
थ्योरेटिकल डेवलपमेंट नहीं हुई है अभी उस थ्योरी की, तो उसको बिलीव कर लेना तो साइंस फिक्शन को बिलीव करना है ना, और तो कुछ नहीं है। हाँ जी, किंतु देखिए ये तो आता है ना महाभारत में। पॉसिबिलिटी, आई डोंट डिनाई द पॉसिबिलिटी, पर वो पॉसिबिलिटी ही है, प्रोबेबिलिटी नहीं उसको कह सकती। हाँ जी, मतलब पॉसिबिलिटी इन द सेंस कि इन द जो सेंस के 0.01% चांस है कि ठीक हो। लेकिन जैसे हिमालयाज में पोर्टल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये चीज तो जब अर्जुन जाते हैं इंद्र के पास, तो वो भी तो हिमालय में ही उनको पोर्टल मिला था ना जहां से वो गए थे। नहीं, वो उसमें कोई पोर्टल की डिस्क्रिप्शन नहीं आती, उसमें तो ये आता है कि इंद्रकील पर एक जैसे होता है ना एयर स्ट्रिप, ऐसा सा कुछ, वो इंद्रकील पर ऐसा सा कोई वो बनाया हुआ था इंद्र ने अपना एरोड्रोम कह लो, जिस पर के वो उनके जहाज उतरते थे, तो ये विमान जो इंद्र के अमरावती जो उसी शहर जगह था, पर उतरते हैं। जो ये अमरावती शहर था इंद्र का, जो ये बोलते हैं ना अमरावती शहर था, वो था कहाँ पे? वो हिमालय के उत्तरी पार्ट में कहीं है, मतलब जहाँ गंगोत्री है उसके आसपास कहीं चाइना। पड़ता है इंद्रकील। इंद्रकील चाइना, उसके आसपास कहीं पड़ता है। चाइना का है क्या? नॉट अमरावती, इंद्रकील की बात कर रहे हैं। अमरावती तो इंद्रलोक में है ना, दैट प्लैनेट इज सेपरेट, वो तो नहीं नहीं, प्लैनेट अलग है। इंद्रलोक इज डिफरेंट। ये इंद्रकील तो जो है ना, ये जैसे एयरपोर्ट, जो पृथ्वी पर जो एयरपोर्ट थी उनकी इंद्र की, वो उसका नाम इंद्रकील था। अच्छा, या तो बट वो वी कांट इंद्रकील कॉल पर इट, ही उसके उसके उसको जो विमान थे इंद्रकील पर ही उतरते थे, पृथ्वी पर और कहीं नहीं उतरते थे। तो इंद्रलोक करके अलग ही प्लेनेट था क्या? तो वो कहाँ इंद्र पे को है अब? इंद्रलोक, एज आई अंडरस्टैंड, जो पृथ्वी के ऊपर जो आकाश है ना, इसके 5 भाग किए थे हमारे पुराने वैज्ञानिकों ने। पहला जो है, सबसे पहले द्यौलोक कहते हैं इसको, द्यौ नहीं, पहला सबसे अंतरिक्ष, दूसरा पार्ट है द्यौ। वो हमारे शांति पाठ में भी आता है ना, ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति। पृथ्वी के बाद अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष के बाद द्यौ है। द्यौ को दिव्य इक्विवेलेंट है उसका, दिव्य या द्यौ, दिव्य दिव्यलोक, द्यौलोक, दिव्यलोक, ये जो है अंतरिक्ष के ऊपर आता है। उसके आगे है तीसरा पार्ट है नाक। जो नाक लोक है वो देवलोक से ऊपर है। तो नाक के नेक्स्ट आता है स्वरलोक। स्वरलोक जो है वो उसके जो 5वां है वो ज्योतिर्लोक है। ज्योतिर्लोक जो स्टेलर स्पेस जिसको कहते हैं, वो ज्योतिर्लोक है। तो ज्योतिर्लोक और नाकलोक के बीच में स्वरलोक आता है। यहाँ कोई प्लेनेट होगा जो कि जिसको कहते हैं ना कि जो हमारा सोलर सिस्टम की बाउंड्री है उससे थोड़ा परे, जो कि हमें जो प्लेनेट दिखाई नहीं देता, इतनी दूर है, पर दैट इज विद इन 2 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। So जो is there, नियरेस्ट स्टार हमारे विजिबल है ना, वो हाँ, 4.3 लाइट ईयर्स अवे है। तो ये स्वरलोक जो है प्रोबेबली 1 या 2 लाइट ईयर्स अवे होएगा। तो वहां पर कोई स्वर्ग जिसको कहते हैं स्वर्ग लोक, उस प्लेनेट पर होगा। ये तो गेस वर्क ही मतलब है, आई हाउ एम डिड नॉट दे श्योर। ट्रैवल देन? ऐसा कोई कुछ लिखा है? इज देयर एनीथिंग? ट्रैवल कैसे करते क्या? थे? See, that is why I'm saying कि हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे एयर स्ट्रिप थी। ऑब्वियसली स्पेसशिप ही उतरेगी ना, मतलब अगर हमें हाँ, स्पेस स्ट्रिप कर लो या स्पेस स्टेशन कर लो, वो स्पेस स्पेस स्टेशन नहीं स्टेशन। होगा ना, तो स्पेस स्टेशन है तो उसको मतलब, और वो इतनी दूर जाने के लिए अगर जर्नी इज वेरी क्विक, इट हैज टू बी अ पोर्टल, इट कैन बी ऐसा। तो मतलब आज की साइंस के अकॉर्डिंगली, आज तो की साइंस के अकॉर्डिंगली हम सिर्फ जो जिसको कहते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन, जो जो मैटर की ट्रांसपोर्टेशन एट द स्पीड ऑफ लाइट,
आज की साइंस जो है, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन साइज के, उनको तो ट्रांसपोर्ट कर पाई है। तो अगर वो छोटे पार्टिकल ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं तो धीरे धीरे करके वो साइंस डेवलप हो सकती है कि बड़े पार्टिकल पहले ट्रांसपोर्ट हों, उसके बाद एटम्स या मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो। तो जब मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो तो मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इस तरह से धीरे धीरे करके ये पॉसिबल है कि लाइट की स्पीड पर ह्यूमन बीइंग ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो ये टेक्नोलॉजी तो अगर था वो क्या उस लाइट टाइम की में? स्पीड पर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं तो जो सैटेलाइट, जो प्लैनेट 2 लाइट ईयर अवे है, उस पर 2 सालों में पहुंच सकते हैं ट्रांसपोर्ट होके। किंतु क्या उनको 2 साल लगे थे? दैट इज द क्वेश्चन। और वाज इट लाइक थ्रू अ पोर्टल ही वो रीच्ड 5 देयर? साल में तो 5 साल में वापस आए थे ना। हो सकता 2 साल जाने में लगे हों, 2 साल आने में लगे हों, कुछ महीने वहां रहे हों स्वर्लोक में। दैट इज तो अ अंकल इस पे पॉसिबिलिटी। रिसर्च हो रही है क्या? इस पे कोई रिसर्च हो रही है क्या? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन पर रिसर्च तो हो रही है कि छोटे छोटे पार्टिकल ट्रांसपोर्ट कर पाए हैं टेलीपोर्ट। मॉडर्न साइंस में। हाँ टेलीपोर्ट। हाँ, टेलीपोर्ट कर लो। हाँ टेलीपोर्ट का रिसर्च हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। ओके। छोटे छोटे हमारे पार्टिकल इंडिया में रिसर्च कितना हो रहा है इन सब चीजों पे? इंडिया में मेरा ख्याल अभी इस पर नहीं हो रहा। शायद हो सकता भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट या किसी इंस्टीट्यूट में हो भी रहा हो, जो कि हमें कोई नॉलेज नहीं है उसकी। पर टेलीपोर्ट पर रिसर्च तो चल रहा है। सो तो वो अगर लाइट, टेलीपोर्टेशन भी आप कह रहे हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड पे नहीं हो सकता? हाँ, अभी तक मॉडर्न साइंस तो यही कहती है। ओके। तो तो अगर कोई अगर 2 लाइट ईयर्स अवे है तो 2 अगर लाइट उससे लाइट की स्पीड से ज्यादा पर जाना तो फिर वो टाइम पोर्टल्स चाहिए। हम्म। वो बात तो ठीक है कि हाँ जैसे जी। किसी ऐसे स्टार पर जाना है कोई जो 1000 लाइट ईयर अवे है, तो फिर तो 2000 साल तो आने जाने में ही लग जाएंगे। हाँ जी। तो आज की जैसे साइंस वो गए की थे, रेवती और रेवती के फादर गए थे, जैसे उनको आने जाने में 6000 साल लग गए थे। राइट, लेकिन वो 6000 साल धरती के 6000 साल तो नहीं हो सकते ना। अगर होंगे, हाँ, धरती के 6000 साल हुए, बट एक्चुअल टाइम ट्रेवल्ड इन स्पेस। एक्चुअल टाइम ट्रैवल तो कुछ फ्यू आवर्स ही था, या 1-2 दिन होएगा। वो वैसे के राइट। वैसे यंग के यंग ही वापस आ गए थे दोनों। हाँ जी, तो मैं वही तो तो पूछ रेवती रही हूँ का ना कि विवाह बलराम के साथ हुआ। रेवती बलराम हम्म। से 6000 साल बड़ी थी वैसे तो, पर शी वाज एज यंग जब वो गई थी, मैरिजेबल एज की थी। तो जब आई वापस तब भी मैरिजेबल एज की थी, और बलराम को पसंद आ गई, उसने विवाह कर लिया उससे, चाहे हाँ वो जी। 6000 साल बड़ी थी उससे। किंतु फिर ये जो ट्रैवल हुआ वो तो फिर किसी, जिसको मतलब आज की साइंस तो अभी इमेजिन ही कर रही है इसको, साइंस फिक्शन आप जो कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो एक रिसेंट तो नहीं, कुछ साल पहले की एक मूवी है इंटरस्टेलर, जिसमें उन्होंने इमेजिन किया है कि किस प्रकार से इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल हो सकता है। सो दे टॉक अबाउट नहीं, वो समथिंग। देखो, जो टेलीपोर्ट पर तो रिसर्च शुरू हो चुकी है। हम्म। जो ये जिसको आप टाइम पोर्टल्स कहते हैं, वो अभी रिसर्च नहीं शुरू हुई है। दैट इज ओनली ए हाइपोथेसिस। वो इवन थ्योरी भी नहीं बनी है। हाँ जी, टेलीपोर्ट की मतलब थ्योरी तो है और उस पर रिसर्च भी हो रही है, पर जो ये टाइम पोर्टल्स वाली है, अभी थ्योरी भी नहीं आई है, हाइपोथेसिस ही है। तो उस पर अभी रिसर्च नहीं शुरू हुई है। नहीं, तो वो थ्योरी तो उन्होंने अभी साइंस फिक्शन ही है, वो अभी साइंस थ्योरी फिक्शन है। उन्होंने ये दी है कि जैसे जो स्पेस है, इफ वी कंसिडर इट टू बी अ फैब्रिक, ऐसा ये नहीं, वो theory तो में ऐसा बोलते हैं। एज हाइपोथेसिस वी कैन एक्सेप्ट इट, पर अभी थ्योरी के फॉर्म में नहीं ना आई है। हाँ पहले जी। थ्योरी के फॉर्म में आएगी, उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंटेशन शुरू होएगी, तब वो हम उसको कह सकते हैं कि इट इज ए पॉसिबिलिटी। हम्म। जब तक हाइपोथेसिस ही हाइपोथेसिस है ही है। तब तक तो इमेजिनेशन ही है ना, तब तक साइंस फिक्शन ही है। आज की टॉक जी। बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, बट टाइम टाइम कंस्ट्रेंट फिर से आ रहा है, एंड आई थिंक वी शुड कंटिन्यू दिस। ये बहुत ही जी, ज्यादा अच्छा। इंटरेस्टिंग लग रहा था।
Just one जिस तरह से point. गीतांजलि जी आप बम्बार्डिंग कर रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था। No, एक point जो मेरा रह गया, वो सिर्फ एक point में अगली बारी के लिए बोलना चाहती हूँ, so we can continue from there. कि the reason I'm saying about शिव जी, कि जैसे हमने बोला कि दक्ष का समय और फिर पार्वती जी का समय बहुत डिफरेंट रहा, तो शिव जी तो सती के भी पति हैं और फिर पार्वती के भी पति हैं. So how is he, if we consider him within human bonds, तो वो दोनों समय में कैसे हैं? तो इसीलिए मैंने बोला कि maybe he's from another planet and he can come and go. ये भी एक मतलब इट मे नॉट बी इवन ए हिस्टोरिकल फैक्ट, क्योंकि शिव जी के जो ससुर हैं वो हिमालय पर्वत कहे गए हैं और पार्वती हिमालय की पुत्री कहा गया है। तो उस हिसाब से इट्स पॉसिबल के जो शिव जी हैं वो ह्यूमन फॉर्म में भी ना हो। तो जो जैसे हिमालय पर्वत है वो उनके ससुर हैं, तो हो सकता है शिव जी जो है ह्यूमन फॉर्म, तो हम इमेजिन करते हैं कि शिव जी की ह्यूमन फॉर्म, तो हो सकता है वो ह्यूमन फॉर्म में ना हो, कहीं और फॉर्म में हो उनके। Okay. लॉट ऑफ कंजेक्चर्स, लॉट ऑफ कंजेक्चर्स, जब रिसर्च कंजेक्चर ही होगा। है ये तो जी, कंजेक्चर जी. ही है No, actually. that was my imagination going wild. So thank you for Okay, another very interesting session. Thank you, Uncle ji. Thank you, Gitanjali ji. We will again come back. And श्रोताओ, I think आज का एपिसोड भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. I seriously enjoyed myself. And अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. नमस्कार, शुभ रात्रि. नमस्ते अंकल जी, नमस्ते गीता जय जी. श्री राम, जय श्री राम. जय श्री राम.